वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम आज कौन सा चैप्टर करेंगे, क्लास नाइन्थ का जो है अपना चैप्टर 5 और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। देखो ये चैप्टर वन ऑफ द बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि बायो का है, काफ़ी लेंथी चैप्टर होते हैं बायो के और काफ़ी ज़्यादा याद करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए भी याद करना, आपके लिए भी सेम होता होगा जब आप क्लास नाइन्थ में होते होंगे। लेकिन आज हम देखो, अगर हम लिमिटेड पढ़ के जाएंगे, अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ के जाएंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो हम इतना, अब देखो आज में भी आपको ये काफ़ी लेंदी जाने वाला है, लेकिन अगर आप इतना लेंदी देखोगे, मैं पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपका 1 आवर का ये अगर जाएगा सेशन, तो इतना लंबा जाएगा तो क्या आपको उसमें से आधे घंटे का याद नहीं रहेगा? डेफिनेटली आपको याद रहने वाला है, और तभी मैं आपको इतना आज करवाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से एक एक चीज़ करवाएंगे। और चैप्टर है अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेप्ट मैपिंग, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या याद करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार पढ़ने से तो कभी नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको देखेंगे, फिर एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, तो फिर ये चैप्टर आप फोड़ के आओगे, कहीं पे भी चले जाओ इतनी डिटेल में, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, कोई भी हो जाए। ठीक, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक, ये पढ़ेंगे। अगर हम सेल की बात करेंगे तो अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ गोल्जी ऑपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, सेंट्रोइल्स। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ल्यूसोसाइट्स, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ करेंगे, फिर आप मेरे को बताना कि आपको चैप्टर समझ आया कि नहीं आया। ठीक, अब मेरे साथ अगर बनोगे, 1 घंटा अगर हम पढ़ेंगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन उसमें से अगर हम 60 to 70% भी याद रख पाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अनियन पील सेल्स। जब भी आप, ये एक्सपेरिमेंट है, जब भी आप अनियन को पील करोगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट, आप अगर आपने आपकी क्लास नाइन्थ में आपको आपके टीचर्स करवाएंगे, आप वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपका सेल का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जब सेल की बात कर रहे हैं तो सेल है क्या? लैटिन वर्ड में सेल को बोलते हैं स्मॉल रूम्स। अगर मैं बात करूं तो लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं सेल को? स्मॉल रूम बोलते हैं। ठीक, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सेल पड़ गया, है ना। तो जब भी किसी का नाम पड़ता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। मेनली अगर हम साइंस की बात करें, ऐसे नहीं हम मुंह उठा के किसी का भी नाम रखते हैं, ठीक है ना, खरोड़मल रख दिया, कुछ भी रख दिया, है ना, तो वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करेंगे तो नाम के पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि उसका नाम यही क्यों रखा। ठीक, अब जब हम चलेंगे, फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जो भी जितनी भी चीज़ें बनी हैं आज तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो वो सारी की सारी क्या चीज़ है? वो सारी की सारी सेल से मिलके बनी है। ठीक है, ऑल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तो सेल क्या प्रोवाइड करवाता है? स्ट्रक्चर, दूसरा उसका फंक्शन। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या हैं, उनका अलग अलग काम है, और इनका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इसका, कि हर एक सेल क्या करवा रहा है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, हमारी बॉडी कैसी होगी वो सेल डिसाइड करता है, और उसका हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है। रेड ब्लड सेल का अपना फंक्शन है, वाइट ब्लड सेल का अपना फंक्शन है। ये कभी भी एक दूसरे का काम नहीं करेंगे। ठीक, वाइट ब्लड अपना काम करेगा, रेड ब्लड अपना काम करेगा, और उनका स्ट्रक्चर भी मेनली क्या होगा? डिफरेंट होगा। देन अगर सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर मैं सेल की स्टडी करता हूँ, साइटोलॉजी बोलते हैं। अगर कल को आप में से कोई सेल की स्टडी करे, साइंटिस्ट बन जाए, डेफिनेटली बनने वाले हो, तो क्या बोलते हैं उसको? साइटोलॉजी बोलेंगे। ठीक, जो फर्स्ट जो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, उसने एक थिन डेड स्लाइस ली, किसकी? कोक की, और 1665 में उसने डिस्कवर्ड कर दिया। ठीक, प्लांट का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं बाक, उसको उठाया, है ना, उसी को कोक बोलते थे पहले। उसको उठाने के बाद उसने क्या किया? खुद से अचीवमेंट क्या है उसकी? उसने तब 1665 में माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, उसने अपना माइक्रोस्कोप खुद तैयार किया, और उसमें से जब उसने देखा तो उसको कैसा स्ट्रक्चर दिखा? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक छोटे छोटे रूम्स होंगे, और लैटिन में छोटे छोटे रूम्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तब उसके दिमाग में आया कि इसका मैं क्या नाम रखूं? सेल रखूं। ठीक, उसके बाद चलते हैं। अब उसके बाद
फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द एवी ल्यून हॉक इन 1674। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल किया था और ल्यून हॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। अब आप बोलोगे इतनी चीजें कैसे याद रखनी है? याद नहीं रखनी, जब आप पढ़ोगे आपके दिमाग में खुद ब खुद फीड हो जाएंगी। ठीक, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है? Chemicals such as water, iron, salt and other organic molecules like protein, carbohydrates, fats, nucleic acid, vitamin etc. along with cell organelles and nucleus। ठीक, अब उसके बाद its consistency different under different condition, it exists in sol gel state। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको लगे कि आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर आप नहीं भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे, सेल थ्योरी किसने दी थी? एस ने। किसने दी थी? एस मीन्स शेल्डन एंड श्वोन ने। क्या थी सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या बता रही थी हमें? क्या हो गया सेल थ्योरी में कि क्या चीज़? देखो, सेल है और थ्योरी है। अब थ्योरी क्या चीज़ है? थ्योरी चेंज हो सकती है कभी भी, क्या पता भी नई थ्योरी आई हो। लेकिन आपके सिलेबस में अभी शेल्डन एंड श्वोन ने थ्योरी दी थी 1838 में। उसने बोला ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे? एनिमल्स भी आएंगे और प्लांट भी आएंगे। वो सारे किससे मिलके बने? सेल से मिलके बने। जी, किससे मिलके बने? सेल से मिलके बने हैं। ठीक, बोलता सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर मैं सेल की बात करूंगा तो सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स वर्क टुगेदर, तो क्या बोलेंगे उसे? टिश्यू बोलेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यूज, सेम टिश्यूज वर्क टुगेदर, क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और हमारा क्या? ऑर्गन सिस्टम ही है। अगर हम अपनी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किससे मिलके बनाऊं? सेल से मिलके बनाऊं। कैसे? सेल से टिश्यू जनरेट हुए, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने। ठीक, अब जब वो थर्ड पॉइंट जो बोलता है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अब ये दिमाग से ऊपर से निकल गया जी, क्या बोल रहे हैं, है ना? तो कोई नहीं है, हम आपको बताते हैं क्या चीज़ है। हम अपने पेरेंट्स से आए, तो जो सेल हमारे पेरेंट्स में थे जो, वो हम में आ गए। मान लो मेरे पास एक सीड है, प्लांट ने एक सीड दिया, मैंने उस सीड को उठाया और सॉइल में रख दिया। अब उसमें से एक नया ट्री जनरेट होगा, लेकिन जो उसके सेल होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो उसके पेरेंट, जो उसका पेड़ था, उससे क्या करेंगे? मैच करेंगे। अब वो सेल जो सीड है कहाँ से आया? वो आया प्लांट से, और उस प्लांट के सेल्स कहाँ आ गए? सीड में आ गए। अब वो आगे चलते रहेंगे, फिर वो ग्रो करेगा, वही जो है सेल्स होंगे वो फिर उसके सीड में आ जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये थी सेल थ्योरी कि जितनी भी अगर हम चीज़ों की बात करें, प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अगर इतू से भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। अगर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अगर मैं बात करूंगा कोई बंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई भी बंदा अगर किसमें है, अगर वो जीवित है तो वो किसमें होगा? सेल में। सेल में इन द सेंस कि उसमें क्या है? सेल है। सेल के बिना तो हम बोल ही नहीं सकते कि वो बंदा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें या फिर नॉन लिविंग की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेल से मिलके नहीं बने हुए। मैं नहीं बोल सकता कि ये इसका क्या है यूनिट, इसका यूनिट सेल है, ये नहीं मैं बोल सकता। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, और लास्ट वाला क्या है? ए सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले क्या था? पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर आगे 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 शिफ्ट होते रहेंगे। तो पेरेंट्स के जो सेल्स थे वो आगे 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 जाते रहे। ठीक है, उसे बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वायरस एक एक्सेप्शनल केस है जिसे हम, वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो वायरस एक एक्सेप्शनल केस है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, बाकी हर एक चीज सेल थ्योरी को फॉलो करेगी। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से चलते हैं कि 1 आवर में हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको करनी पड़ेंगी। ठीक, प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जब भी मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूंगा तो इसमें हमेशा सिंगल सेल आएगा, और सिंगल सेल आने के साथ इसका कोई डेफिनेट क्या होगा? डेफिनेट न्यूक्लियस की शेप नहीं होगी। डेफिनेट न्यूक्लियस की शेप नहीं होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? इसका डेफिनेट न्यूक्लियस की शेप होगी। ठीक है, पैरामीशियम इसकी एग्जांपल है, अमीबा इसकी एग्जांपल है, ऑस्ट्रिच है, पाइन ट्री है, ह्यूमन बींग्स है। अब इसमें क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक, बट ये क्या है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा हमेशा। ठीक, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। क्या आएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। अभी हम पढ़ेंगे, अब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं।
है ना। कभी कभी हमें अगर ये पूछ ले, हमें डिफरेंस तो पता होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर, बट कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक में हम डिफरेंस नहीं लिख सकते, तो इतना डिटेल में कोई नहीं करवाएगा। यहीं से हमारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और मैं आपको मतलब एट द एंड आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक। सेल नंबर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हमेशा यूनी मीन्स होता है सिंगल। यूनी मीन्स क्या होगा, यूनी मीन्स होता है सिंगल, याद रखना यूनी मीन्स होता है सिंगल। तो अगर सेल नंबर की बात करेंगे तो क्या होगा, सिंगल सेल यूनिसेलुलर में, और मल्टी मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल। देखो यहां पे मल्टी आ रहा है, मल्टी मतलब क्या, मैनी, मल्टी मतलब क्या, मैनी, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन होगा ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। अगर एक सेल है तो जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करेगा सिंगल सेल करेगा। खाना खाने से लेके पचाने तक, ले जाने तक, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक काम कौन करेगा, ये बेचारा सिंगल सेल। बड़ा मजदूरी वाला काम है, एक बंदा हर एक काम कर रहा है। बट मल्टी सेलुलर में हमने क्या कर दिया, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अगर मैं अपने रेड ब्लड सेल की बात करूं तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा। अगर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट सेल तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, लड़ेगा जर्म से, है ना। तो हमने क्या किया, मल्टी सेलुलर में काम डिवाइड कर दिया, हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी का काम पकड़ता नहीं है, वो जो जो उसको मैंने काम सौंप दिया वो वही काम करेगा। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब डिवीजन ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म्ड, डिवीजन ऑफ लेबर है ही नहीं, एक ही बंदा काम कर रहा है, बेचारा थक जाएगा एक ही बंदा काम करता, तो नॉट परफॉर्म्ड। बट इसमें क्या होगा, सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो हर एक बंदा अपना अलग अलग काम कर रहा है ना। और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल, वही बेचारा रिप्रोडक्शन भी वही सिंगल सेल करेगा। बट इसके लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए भी, एक स्पेसिफाइड सेल्स हैं। जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ठीक, स्पेसिफाइड सेल्स हो गया, जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या करेंगे, उनके लिए एक स्पेसिफाइड काम करने का तरीका होगा, एक स्पेसिफाइड काम करेंगे वो, हर एक सेल का अपना काम है। रिप्रोडक्शन के लिए भी हमने अलग से एक बंदा रखा हुआ है कि वो ये काम तो खुद करेगा, ठीक। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं तो हर एक बंदे ने क्या किया हुआ, अपना अपना काम डिवाइड करके रखा हुआ है। बट अगर मैं एक सिंगल बंदे की काम की अगर दुकान की बात करूं तो वहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, वही क्या करता है, हर एक काम करता है ना, सामान रखने से देने तक। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या होगा, यूनी, है ना। लाइफ स्पैन, अगर इतना काम करेगा कोई तो ज़्यादा देर जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। लेकिन जब मैं काम डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या करेगा, दूर तक चलेगा, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब लाइफ स्पैन होता है कि कितनी देर वो जीवित रहता है, ठीक। और इसकी एग्जांपल है अमीबा, यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर में प्लांट सेल, फंगाई एंड एनिमल। एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो क्या होगा, अब इसका साइज 1 to 10⁻⁻6 मीटर, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। और इसका साइज है 5 to 100 माइक्रोमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है, न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। बट यूकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक। अब एक में होगा एक में नहीं होगा, तो एक याद रखो कि दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहने वाला है। अब क्या होगा, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर, मैंने आपको पहले बता दिया ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस की शेप नहीं होती, ठीक। अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर मीन्स जब मैं बात करूंगा अमीबा प्लस और क्या, ह्यूमन बींग्स, ठीक। तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, बट वो किस कैटेगरी में आएगा, यूकैरियोटिक में, ठीक। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया की बात चलेगी। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, यूनिसेलुलर है तो क्या आएगा, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा इसमें होगा मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। तो एक याद रहोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रहने वाला है, ठीक। अब जब नेक्स्ट की बात करेंगे, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो मेरे को नहीं लगता कितने डिफिकल्ट है, आप याद कर लोगे, जब 2 या 3 बार रीड करोगे तो खुद ब खुद याद रहने वाला है। सेल डिवीजन बाय फिशिंग और बडिंग, ठीक। जब यहां पे रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस से होती है, फिशन और बडिंग से, और यहां पे सेल डिवीजन होती है मिटोसिस और मेयोसिस की वजह से, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, ठीक। अब एग्जांपल बैक्टीरिया, यहां पे आ जाएगा एनिमल्स एंड
प्लांट्स। यहाँ पे क्या आएगा, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स में ही ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक, याद रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ देखो, अगर एक ये वाली साइड अगर आप याद रख लोगे तो ये वाली ऑटोमेटिकली याद रहने वाली है, और मेरे को पता है कि आप मेरे लिए ये वाली चीज़ हमेशा याद रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपको पेपर में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलें आगे, बिल्कुल चलते हैं आगे। अब आगे जब बात करेंगे सेल शेप की बात करेंगे, कैसा कैसा होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल की शेप पढ़ेंगे, शेप मतलब उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो सेल की बात चल रही है, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगे, तो स्क्यूमस एपिथेलियम ये एक अलग से सेल है, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। सिलेटेड एपिथेलियम है ना, तो ट्रैकिया, ठीक, सिलेटेड एपिथेलियम मतलब इसका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कोलोमिनर सेल्स है ना, ये स्टमक में होगा, ये ट्रैकिया में होता है, ये स्टमक में होता है, तो देखो स्ट्रक्चर सभी के डिफरेंट आ रहे हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और इसका स्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट। मसल्स फाइबर्स फ्रॉम द हार्ट, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। और उसके बाद कार्टिलेज सेल्स मतलब जो हमारे नाक में और कान में, इसमें यहाँ क्या है, इसे बोलते हैं कार्टिलेज, और जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो ऐसे दिखेंगे आपको। बोन सेल्स आपको, जो हमारी बोन में सेल प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखेंगे और व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे दिखेंगे। इन दोनों का फंक्शन भी डिफरेंट है, इन सभी का फंक्शन डिफरेंट है और इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला। नर्व सेल क्या है, जो हमारा सिग्नल हमारा कहीं भी अगर हमने तवे पे हाथ रख दिया तो यहाँ से सिग्नल कौन लेके जाएगा ब्रेन तक, नर्व सेल लेके जाएंगे। स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट और ओवम का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और उनके फंक्शन भी क्या हैं, डिफरेंट होंगे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी में क्या दिखेगा। अब देखो, अगर मैं साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बोलता है कि सम आर माइक्रोस्कोप्स वाइल सम आर विजिबल विद नेक्ड आइज, कुछ सेल्स को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, कुछ को हम माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे, ठीक। अब साइज की जब बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेंज जो होगी 20 to 30 माइक्रोमीटर की होगी। द लार्जेस्ट सेल जो होगा मेरे पास क्या होगा, वो होगा ऑस्ट्रिच का। लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 13 सेंटीमीटर वाइड, एंड जो वेट होगा वो होगा 1.4 kg। डिफिकल्ट था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस दिमाग में रखनी है वो चीजें। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल, जो लॉन्गेस्ट सेल होगा वो क्या होगा, हमारा नर्व सेल होगा। और लास्ट वन इज द स्मॉलेस्ट सेल आर पीपीएलओ, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, ठीक। स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे याद रखोगे माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, ऑस्ट्रिच, जिसका वेट होता है 1.4 kg। याद रहेगा, याद रहने वाला है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। कंपोनेंट ऑफ अगर हम सेल की बात करेंगे तो कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करेंगे, फर्स्ट आएगा, ये वाली चीज आप खुद रीड कर लेना, आपके लिए होमवर्क, कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, नहीं तो ये 2 घंटे का हमारा सेशन हो जाएगा और इतना लंबा तो फिर कोई देखेगा भी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं कंपोनेंट ऑफ सेल्स की बात करूंगा, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस और थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फंक्शन है, तो कोई इतना डिटेल में नहीं करवाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ गया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कहीं जगह पे आपको सेल मेम्ब्रेन अगर दिख गया तो घबराना नहीं है कि व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही क्या हैं, सेम हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मींस इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट। ये चीज अगर आप याद रखोगे, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये गेट की तरह काम करता है कि कौन बंदा अंदर जाएगा और कौन बाहर जाएगा, यहीं से कोई चीज एग्जिट कर सकती है और यहीं से वो क्या कर सकती है, एंट्री कर सकती है। तो ये गेट का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे गेट लिख दूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं, यहाँ अगर मैं गेट लिख दूं कि ये क्या चीज़ है, अगर सिंपल अगर हम याद रखें तो ये क्या कर रहा है, गेट का काम कर रहा है। गेट मींस कि कौन बंदा अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सेल, अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले बता दिया, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, ठीक। हमारे दोनों चीज़ें होगी, सिंपल सी चीज़ें थी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाए तो हम ऐसे फोड़ के आएंगे पेपर में, ठीक। आगे चलते हैं। अब इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी प्रेजेंट हैं और एनिमल में भी प्रेजेंट हैं।
इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल इन केस ऑफ एनिमल। जब मैं एनिमल की बात करूंगा तो ये आउटर मोस्ट केस होगा, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट तो ये क्या होगा, लाइज बिलो द सेल वॉल, ये सेल वॉल के नीचे होगा। क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ, जब मैं प्लांट की बात करूंगा, जब मैं एनिमल की बात करूंगा तो वो लास्ट में होगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी डन हो गया, इजी सा था, काफी इजी था ये। इट इज मेड अप ऑफ, अभी किससे मिलके बना है, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बना है। वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड। यहां पे क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि यहां लिपिड, यहां लिपिड, और बीच में क्या, बीच में ये क्या है, प्रोटीन है। तो ये कैसा है, सैंडविच की तरह दिख रहा है, ये सैंडविच, और बीच में हमने जो अपना सामान भरना था, अगर आपको क्या खाना है, सैलड भरना है, सैलड भर दो। अगर आपको कोई भी डिश अगर ऐड करनी है यहाँ पे, सैलड वगैरह, सॉसेस, जो आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, तो वैसा ही स्ट्रक्चर है, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बना है। ये लिपिड हो गया ये अपना, ये क्या हो जाएगा, लिपिड, और ये भी लिपिड, और बीच में प्रोटीन हमने ऐड कर दिया। तो ये बाय लेयर है लिपिड की। ठीक, याद रहेगा, सैंडविच से याद रखना, सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। खाने से तो हमें वैसे ही याद रहता है कि अगर खाने वाली कोई चीज़ आ जाए तो फिर हमें कभी नहीं भूलती। तो सैंडविच याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूज होता है। क्या होगा कि जो हमारे है ना सैंडविच, तो बीच में कुछ ना कुछ मलबा हमने भरना है खाने का, तो खाने वाले मलबे को क्या बोलेंगे, प्रोटीन, और साइड वाले को क्या बोलेंगे, लिपिड्स बोलेंगे। जी, लिपिड बोलेंगे, याद रखनी है ये चीज़। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, सिंगर, और एक तो नाम इतने खतरनाक है ना, नाइकोलसन गेव द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने दोनों ने फ्लूइड दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। टूट भी जाएगा, फिर से जुड़ भी जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा, खींच भी लोगे और फोल्ड भी कर लोगे। ये किसका काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है, और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, काफी इजी है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है इसका, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मूवमेंट को रेगुलेट करता है, कौन आएगा कौन जाएगा, एंट्री और एग्जिट का काम यही करेगा, एंट्री और एग्जिट का काम यही करेगा। ठीक, एंट्री और एग्जिट का काम यही करेगा। ठीक, इट हेल्प्स इन मेंटेन द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। पहले बोल दिया था क्या करेगा, कि सराउंडिंग से थोड़ा सा हमें मेंटेन करके रखेगा। ठीक, ये भी पॉइंट हमारा हो गया। ये इसके फंक्शन है, दो फंक्शन है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, और मेंटेन करके रखेगा डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। अब ये तो हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, अब गेट तो बन गया, लेकिन जाएंगे आएंगे कैसे, हम तो पाँव से जाते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ये कैसे करेंगे। तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होती है डिफ्यूजन और सेकंड वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन, किसकी बात चल रही है, डिफ्यूजन की। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन। इक्वलाइज कंसंट्रेशन मतलब अगर यहां पे क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट है, तो ये क्या करेंगे, तब तक मूवमेंट इसकी होती रहेगी जब तक कि ये क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आ जाए। यहां पे भी कंसंट्रेशन सेम और यहां पे भी कंसंट्रेशन सेम। जैसे ये है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है, यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने शुगर ऐड कर दी, फिर आपने दूसरे ग्लास में डाल दी, तो आप क्या देखोगे कि जो हमने दूसरे ग्लास में डाली, तो जो हमने जब पहला सिप लिया है ना, तो ऊपर वाले में मिक्स होगी और नीचे वाले में मिक्स नहीं हुई। ऐसा होता है कि नीचे वाले में अगर वो नीचे था शुगर वाला पानी, तो वो नीचे रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब हम दूसरा उसमें पानी ऐड कर देते हैं, जहाँ फिर कभी कभी शक्कर ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, और पानी उसमें ऐड कर देते हैं। तो क्यों, क्योंकि जब हम और पानी ऐड करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन। तो कंसंट्रेशन क्या रहना चाहिए, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहनी चाहती है। जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे उतनी ही कंसंट्रेशन यहाँ पे। अगर ग्लास है, मान लो ये ग्लास, यहाँ पे शुगर ज़्यादा होगी, मैंने क्या किया, और पानी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, शुगर जो मैंने ऐड किया पानी यहीं रहेगा क्या, उसमें जो नीचे पानी शुगर ऐड थी वो ऊपर नहीं जाएगी, मिक्स नहीं होगा, होगा। और वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और जब ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, किसमें, ऑस्मोसिस में, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। जब यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है, डिफ्यूजन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। मान लो यहाँ क्या है, वाटर है, ठीक, और यहाँ क्या है, वाटर प्लस शुगर। तो क्या होगा,
ये वाला जो पानी होगा इस तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम। तो डिफ्यूजन मीन्स क्या होगा, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ होगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ से। कहाँ से होगी, यहाँ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन में, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। बट जब मैं यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, किसकी मूवमेंट होगी, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी। यहाँ से क्या होगा, सिर्फ वाटर की मूवमेंट होगी। सॉल्वेंट मीन्स वाटर, वाटर की मूवमेंट होगी किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इसी के ऊपर बेस्ड हैं जो हमारे घर पे वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन आ गई, मूवमेंट ऑफ द सल्यूट और आयंस। सल्यूट मीन्स जो हमने उसमें शुगर ऐड की है, ठीक, जो हम सल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट बोलते हैं पानी, पानी को छोड़ के जो भी हम ऐड करेंगे उसे सल्यूट बोलेंगे। तो मूवमेंट ऑफ द सल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू low concentration is called diffusion. It does not require energy, therefore it is called as passive transport. इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब आपको पता होती है, अब आपने शुगर में पानी और ऐड कर दिया तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको मिक्स करने के लिए कि हाँ जी इसको हीट करो, नहीं, वो खुद ही मिक्स हो जाता है ना। तो क्या होगा, वो होगा डिफ्यूजन, ठीक। अगर हमने दूध में पानी ऐड कर दिया तो आपको अलग से एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको मिक्स करने के लिए, नहीं, आपने पानी उसमें अगर ऐड कर दिया तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो वो क्या है, डिफ्यूजन। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस, क्या है, ऑस्मोसिस, क्या, ऑस्मोसिस, नॉट ऑस्मोसिस, इट्स ए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। सॉल्वेंट मींस वाटर की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पानी की बात चल रही है जी, किसकी बात चल रही है, पानी की। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सेम वही चीज, लेकिन मूवमेंट क्या, सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक। हम क्या मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर वाले जब मैं डिफ्यूजन की बात करूंगा सल्यूट, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस मींस वाटर की मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बट कंडीशन क्या, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक, वही चीज। अब क्या करना है, आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। हम ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, सेम चीज है, लेकिन डिफ्यूजन में किसकी बात चलती है, सॉल्वेंट की बात चलती है, और ऑस्मोसिस में गलत बोल रहा हूँ, डिफ्यूजन में बात चलती है सल्यूट की, है ना। बट बाकी चीज़ें सेम है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्मोसिस तो यहाँ क्या चलेगा, सॉल्वेंट है, तो दोनों चीज़ें सेम है, बट जब ऑस्मोसिस की बात चलती है तो सॉल्वेंट उठ के जाएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, पार्ट ही है। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, अगर ये डिफ्यूजन है तो छोटा सा पार्ट क्या है, ऑस्मोसिस भी इसी का पार्ट है, ठीक है। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है। आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। तो क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है सेल के अगर अंदर जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। अगर मान लो ये सेल है, ये क्या है, सेल, ये अगर सेल है तो सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, इनसाइड द सेल। दैट मीन्स कि किसकी बात चल रही है फिर, एंडोऑस्मोसिस की। बट ये सेल है, और अब क्या हो रहा है, अब वाटर कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है बाहर, सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, एक्सोऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। काफी इंपॉर्टेंट है ये, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, जब आपको पता है, जब आप 10th में जाओगे तो आपको पता है रूट, जब अपना रूट से जब वाटर अब्जॉर्ब करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, तब आपको ये चीज़ें वहाँ मेंशन होगी कि व्हाट एंडोऑस्मोसिस के थ्रू करेगा कि एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू करेगा। तो अभी से अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो 10th में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक।
तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं करवाएगा, लेकिन जब आप बुक से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमेशा छूट जाती हैं, लेकिन बुक में से कोई चीज़ नहीं छूटती। अगर हम इतना 10-10 12-12 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको क्या 6 प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहेंगी? डेफिनेटली आपको 6 प्रॉपर्टीज़ याद रहने वाली हैं। ठीक। एंडोऑस्मोसिस, सॉल्वेंट सेल के अंदर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस सॉल्वेंट सेल से बाहर जाएगा। ठीक। अब क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहां लिखा हुआ है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपरटोनिक तो क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो क्या होता है अब हम देखते हैं। चलो ठीक है कि बाहर क्या होगा। अब जब मैं इसकी बात करूंगा, सबसे पहले आइसोटोनिक। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसोमीन क्या होगा? सेम। जब बाहर और अंदर कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो ये सेल है, सेल के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में यहां कंसंट्रेशन और यहां कंसंट्रेशन अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टॉनिक होता है कंसंट्रेशन, टॉनिक क्या होगा? टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन। याद रहेगा, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन। ठीक। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड ऑफ द सेल, ड्यू टू दिस सेल लॉसेस वाटर एंड बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, है ना? प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। तो यहां आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहे हैं सेल। क्या हो रहे हैं यहाँ पे? श्रिंक हो रहे हैं। ठीक। अगर श्रिंक होंगे इसका मतलब क्या है? बाहर क्या जा रहा है? हमारा क्या हो रहा है? वाटर यहां से लॉस हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दैट्स वाई ये क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहे हैं। ठीक। हाइपोटोनिक में क्या होंगे? श्रिंक होंगे। हाइपोटोनिक में क्या होंगे? श्रिंक होंगे। और कंडीशन क्या होगी? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, बाहर वाली साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और अंदर वाली साइड कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक। When the concentration of the solution outside the cell is lesser than the cytoplasm of the cell, तो क्या होगा? यहां से वाटर क्या करेगा? अंदर जाएगा। यहां से वाटर क्या करेगा? अंदर जाएगा। ठीक। अगर अंदर जाएगा तो ये क्या कर जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे, है ना? अगर स्वेल कर जाएंगे, बेस्ट कंडीशन कौन सी है? आइसोटोनिक की, जहां पे क्या है? कंसंट्रेशन अंदर और बाहर क्या है? सेम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? वाटर लूज कर रहा है और यहां पे क्या कर रहा है? वाटर गेन कर रहा है। तो स्वेल करेगा तो वो क्या कर जाएंगे? बर्स्ट कर जाएंगे ड्यू टू एक्सेसिव एंड ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक। तो क्या होगा? तो ये चीजें हैं। ठीक। आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं है, यहां पे कुछ केसेस दे रखे हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो टॉनिक मींस कंसंट्रेशन। अगर बाहर कंसंट्रेशन इतनी है, अंदर कंसंट्रेशन ये होगी, तो कंडीशन क्या होगी? अगर बाहर कंसंट्रेशन सेम है और अंदर कंसंट्रेशन सेम है तो कंडीशन क्या होगी? अगर बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या कंडीशन होगी? तो ये आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या निकल रहा है? वाटर बाहर निकल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ पे जितना वाटर बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। यहाँ पे क्या आएगा? वाटर क्या जा रहा है? अंदर जा रहे हैं। तो जितना वाटर अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? स्वेल करेगा और एट द एंड क्या कर जाएंगे? बर्स्ट कर जाएंगे। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप बोलते हो ना कि आपने ओशन का पानी पी लिया तो क्या होगा, है ना, कि कैसे हमें डिहाइड्रेशन होगी, तो यही प्रोसेस होता है वो। इसे क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। पानी क्या कर रहा है? अंदर जा रहा है। और ये क्या है? पानी बाहर जा रहा है। हमने अभी पढ़ा ना, जब भी सॉल्वेंट की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी उसे एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे, जब भी सॉल्वेंट की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी उसे क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक। अगर हमने एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या सबसे जबरदस्त चीज है कि जब आप बोलते हो कि हमने क्या करना है? समुद्र का पानी पी लिया, ओशन का पानी पी लिया, तो डिहाइड्रेशन होगी। तो क्या हो जाएगा? क्यों डिहाइड्रेशन होती है? ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, या ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस दिख रहा है आपको? यही प्रोसेस से होगी। क्यों? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? जो आपके सेल के अंदर पानी है स्टोर्ड हुआ, वो भी उठ के क्या कर हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओशन का पानी है, जो हमारा ओशन वाला पानी है, उसमें क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा? जो सेल के अंदर पानी होगा वो भी उठ के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो सेल क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। यही प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में जब भी हम ओशन का पानी पीते हैं तो क्या होता है डिहाइड्रेशन। याद है? अब समझ आया क्यों हम बोलते हैं यार हमने तो पानी पिया, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी?
दिस इज द प्रोसेस। अगर आप बोलोगे तो ये चीज़ है आपको दिमाग में रखने वाली, और आप इसको दिमाग में रखोगे। मेरे को पूरा, अब देखो 2 चीज़ें 3 चीज़ें यहीं पे करवा दिया आपको। आपको मैंने आइसोटोनिक बता दिया, मैंने आपको हाइपोटोनिक बता दिया, मैंने आपको हाइपोटोनिक भी बता दिया। ठीक, आगे चलते हैं और पहले पेन चेंज कर लेते हैं। अब हाँ ठीक है, अब हाँ हो गया ये चीज़, क्लैरिटी होगी। अब चलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? हमेशा प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। ठीक, इट इज द एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। अब ये क्यों है, सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्लांट में क्यों, एनिमल में क्यों नहीं प्रेजेंट ये? तो सिंपल सी चीज़ है कि प्लांट में इसलिए प्रेजेंट होती है, क्यों 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 प्लांट में इसलिए प्रेजेंट होती है ना। अब क्यों 3 बार बोल दिया, इसलिए प्रेजेंट होगी क्योंकि प्लांट जो हैं स्टैटिक हैं, एक जगह पे खड़े हैं, ना तो वो मूव कर पा रहे हैं, एक जगह पे खड़े हैं, है ना। तो उन पे इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा हो सकता है, बाहर से उनमें जर्म्स ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। तो नेचर हमारी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, जो हम नेचर हमें काफ़ी कुछ देती है ना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो उसको पता है कि कैसे डील करना है हर एक चीज़ के साथ, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, हर एक चीज़ अच्छे से उसने दे रखी है। तो प्लांट को भी उसने क्या कर रखा है, प्लांट को एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी जिसको नाम दे दिया सेल वॉल। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर कोई जर्म उस पर अटैक करे तो सेल वॉल क्या कर ले, उसको प्रोटेक्ट कर ले। इस वजह से उसने क्या कर दिया, प्लांट को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी। क्या बोला उसको? सेल वॉल बोल दिया। और एनिमल्स को नहीं दी, क्योंकि हम क्या हैं, हम स्टैटिक नहीं है, हम घूमते फिरते रहते हैं। हमें पता है कि हमें अपने साथ क्या, वो बोल भी नहीं सकते, एक जगह पे खड़े हैं तो हम घूम फिर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। हमें पता है हमें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जैसे एनिमल्स की बात करें तो उनके पास क्या है, अगर उन पे कोई अटैक करे तो वो, अगर स्नेक की बात करें तो वो बाइट कर लेगा, अगर डॉग की बात करें वो भी बाइट कर लेगा, अगर हम पे कोई अटैक करे तो हम भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन प्लांट बेचारा क्या करे, वो कैसे प्रोटेक्शन करेगा? फिर उसने, नेचर ने क्या कर दिया, उसको एक उठा के नई चीज़ प्रोवाइड करवा दी। बोला कि ये लीजिए, आप सेल वॉल लीजिए और जर्म्स के साथ लड़िए। आपकी प्रोटेक्शन हमने अलग से आपको दे दी, एक सिक्योरिटी गार्ड अलग से हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक, तो एनिमल्स को ये सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि उनको खुद ब खुद ही क्या कर दिया, उनको जुडो कराटे सिखा दिए कि अगर आप पे कोई अटैक हो तो आप खुद ही अपने एक्शन से लड़ लो। ठीक, आगे चलते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी डायग्राम है, और ये डायग्राम आप खुद कर लेना। ठीक, ये इसकी डायग्राम है। अब देखो डायग्राम में क्या है, मिडल लैमिला, प्लाज्मोडेस्माटा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 चीज़ें हैं और नाम याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। ये क्या करता है, सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है कि अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। जैसे डेफिनेट शेप अगर हम बात करेंगे तो अगर इसका तो डेफिनेट शेप अगर ये है तो शेप इसकी ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाता है। तो फंक्शन भी पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ जाए तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर बाहर से कोई जर्म आप पे अटैक कर रहा है, बाहर से अगर जर्म कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप प्रोटेक्टेड हो। सेल वॉल आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो ये एंट्री अलाउ करता है डिफरेंट साइजेस की भी। ठीक, एक पर्टिकुलर साइज नहीं है, डिफरेंट साइजेस की ये क्या करेगा, एंट्री अलाउ करेगा। ठीक, ये इसका एक डायग्राम है। अगर आपको पूछे तो आप आराम से बना सकते हो। जरूरी नहीं है हमने ऐसा ही सेम टू सेम बनाना है, आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो। ठीक, ये भी आपकी एक डायग्राम है। अब जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, अब ये एक डायग्राम है, न्यूक्लियस कहाँ दे रखा है, यहाँ से उठा के हम यहाँ ले आएंगे। अब ये न्यूक्लियस की डायग्राम है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, राइबोसोम्स होगा। ठीक, न्यूक्लियर पोर होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप होगा, इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है, लिक्विड सब्सटेंस। और ठीक, और ये चीज़ें हैं। ये क्या, ये किसकी डायग्राम है, न्यूक्लियस की। यहाँ ठीक कर लेना, यहाँ एल आएगा। ठीक, तो ये न्यूक्लियस की डायग्राम है, थोड़ी इनलार्ज करके यहाँ पे बता दी है। और ये टोटली जो अपने पास है ना, टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन बाहर से आ जाए या बेस्ड एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नहीं है तो मतलब आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो रही है। ठीक, अब ये डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम आएगी तो आप बना लोगे ईजिली, ऐसी डायग्राम है। ठीक, और ये डायग्राम आपको देखेंगे। अब क्या चीज़ है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल इट्स
सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं वो कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है? सेल कंट्रोल करता है। सेल में क्या? न्यूक्लियस, है ना। तभी तो हम न्यूक्लियस को क्या क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। और हेडक्वार्टर भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर क्या करता है? कंट्रोल करता है हर एक चीज को। वैसे ही न्यूक्लियस क्या करता है? हर एक एक्टिविटीज को कैसे अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, है ना, तो ये देखता है और ये कंट्रोल भी करता है, ठीक। तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज विच डायरेक्ट and control all its cellular activities. Cellular means cell की activities. It is also called headquarter of the cell and controller of cell, और brain of the cell भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। आगे, it was discovered by Robert Brown 1831। ये मत यहाँ रॉबर्ट हुक मत लिख देना गलती से। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था 1831 में। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेल तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक। अब ये क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट किसमें? यूक्रियोट में, और प्रोकैरियोट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये हमने जब डिफरेंस किया था तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था। प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, जरूरी नहीं है आपको ये सारी की सारी याद रखनी है। अगर आपको 4 to 5 याद रहती हैं इसमें से तो वेल एंड गुड, ठीक। इट इज अ डबल लेयर्ड, मैंने आपको बोला था इनर और आउटर मेम्ब्रेन है, तो इट इज अ डबल लेयर्ड कवर्ड कॉल्ड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये भी हो गया डबल लेयर्ड है जिसे हम इनर और आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट, जब भी किसी चीज में पोर्स होंगे तो वो क्या करेंगे? रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होगी उसमें पोर्स हैं और वो किसका काम कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है कि आ जाओ और यहां से जाओ, आने का भी और जाने का भी, ठीक। आगे चलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होगा, ठीक। यहां मैं एक बार आपको बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। क्रोमैटिन होता क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, मेड अप ऑफ क्रोमैटिन। अब जो क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अगर आपसे पूछे कि क्रोमैटिन किससे मिलकर बना है तो आप बोल सकते हो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। दैट अल्टीमेट कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक। और क्रोमोसोम्स और क्रोमैशन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? डीएनए विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अगर मैं अपने पेरेंट्स से आया हूं तो उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे अंदर आई है। मेरे हेयर का टेक्सचर, ठीक है, मेरी स्किन का कलर, मेरी हाइट, तो वो कौन लेके आता है? वो डीएनए लेके आता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर जितने भी लेके आते हैं वो डीएनए लेके आएगा इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड, और वो ऑफस्प्रिंग में जाते रहेंगे। रिप्रोडक्शन, है ना। ऑफस्प्रिंग मतलब जो हमारे ऑफस्प्रिंग है वो जो आगे रिप्रोडक्शन चलती रहेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन बैक से फॉरवर्ड ऐसे ऐसे चलती रहेगी। और वो कौन लेके आएगा? क्रोमैटिन स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए होगा और डीएनए के अंदर ही सारी हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, जो भी, है ना, वेस्ट मटेरियल से लेके हर एक चीज, वो कौन रेगुलेट करता है? हमारा न्यूक्लियस। क्यों? न्यूक्लियस तो है जो ब्रेन है सेल का, ब्रेन ही हर एक चीज को कंट्रोल करता है कि क्या चीज सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो चीज सेल में कौन देखेगा? न्यूक्लियस देखेगा। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये हेल्प करता है, जितने भी हमारे पेरेंट्स से जो करेक्टर हमें मिलते हैं, अच्छे चाहे बुरे, हाइट हो गया, फिजिकल अपीयरेंस होगी, है ना, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, कोई ज़्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है, कोई पूरा मौज में रहता है। तो क्यों? क्योंकि वो जो उसके पेरेंट्स में हेरिडिटरी करेक्टर्स थे वो आगे ऑफस्प्रिंग में आए और वही आगे चलते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म जो हमारे पास है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेलिस। अब आप बोलोगे क्या लिख दिया, ये नहीं समझ आया। तो साइटोसेल क्या चीज़ है? ये मान लो एक सेल है मेरे पास, मान लो कि ये क्या चीज़ है? एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। सेल के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस भी है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। सेल के अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं, है ना। तो ये सेल है। लेकिन अब सेल ऑर्गेनेलिस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, वैक्यूल हो गया, वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलिस। और किसके अंदर प्रेजेंट है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जिसे हम बोलते हैं साइटोसेल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म,
ठीक है, अब याद रहेगा साइटोप्लाज्म अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो आप बोलोगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसेल एंड द सेल ऑर्गेनेलिज। अब आप पूछोगे साइटोसेल क्या चीज है, साइटोसेल इज द लिक्विड फॉर्म, है ना, सेल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होगा, जो तरल पदार्थ होगा, है ना, तरल पदार्थ मीन्स जो लिक्विड फॉर्म होगा जिसमें 90% वाटर होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे बोलते हैं साइटोसेल। उसी के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज रहेंगे। अब सेल ऑर्गेनेलिज क्या चीज़ है, सेल ऑर्गेनेलिज मीन्स कि न्यूक्लियस हो गया अपना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, गोल्जी अपरेटस हो गया, जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सेल के पार्ट हैं उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक। उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। किसने किया था डिस्कवर्ड, कोलिकर ने डिस्कवर किया था 1862 में साइटोप्लाज्म को। इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। इसमें दोनों चीज होंगी, बायोसिंथेटिक भी होगा और कैटाबॉलिक पाथवेज भी होंगी। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मैंने पहले बता दिया, एक साइटोसेल में डिवाइड होगा, एक सेल ऑर्गेनेलिज में डिवाइड होगा। एक्वास, एक्वास मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, सोलुबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। सो इट कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर। मैंने बोला था 90% के करीब वाटर होगा, 7% प्रोटीन होगा, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 1% एटसेट्रा। एटसेट्रा में कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर क्या है, ये लिक्विड सब्सटेंस है, ज़्यादातर वाटर है इसमें, ठीक। और उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज मतलब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के, जैसे क्या चीज़ है, हर एक चीज, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेलिज बोलेंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज भूलने वाली है, साइटोप्लाज्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। सी से साइटोप्लाज्म और सी से ही साइटोसेल और सी से ही सेल ऑर्गेनेलिज। साइटोसेल में क्या चीज है, 90% वाटर, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 7% प्रोटीन और 1% एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और सेल ऑर्गेनेलिज क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम सेल के अंदर पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, पार्ट्स ही बोल सकते हैं उसको सेल्स के, उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज, लाइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स और पैरोक्सिसम्स, ठीक है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन होगी। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक, कौन कौन से पार्ट्स हैं। अब डबल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स के लिए डबल मेम्ब्रेन है। तो दीज टू ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए मटेरियल। जिसके पास डीएनए होगा उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। और किसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और माइक्रोट्यूबल्स, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन व्हाट, ये चीज़ें बताओ, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, किसके पास डबल मेम्ब्रेन है, तो सिंगल मेम्ब्रेन में आप बोल सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। देखो इतनी एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है, 2 एग्जांपल्स अगर आप याद करोगे तो दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक। आगे चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। एक नेटवर्क की तरह काम करता है। किसने डिस्कवर किया था, क्लोड एंड फोलम ने। उसके बाद these are present in cells except prokaryotic and mammalian एर्थ्रोसाइट्स। ये प्रेजेंट हैं सेल्स में, लेकिन किस में नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती और मेमेलियन एर्थ्रोसाइट्स में नहीं होगी। ये 2 में डिवाइड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी डायग्राम है, और डायग्राम इसकी अगर करनी होगी कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। स्मूथ, ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेड अप ऑफ ट्यूबल्स मेनली, हमने पहले पढ़ लिया, ये ट्यूबल से मिलकर बनी हुई है, ट्यूब जिसे हम बोलते हैं। मेड अप ऑफ सिस्टर्नाई एंड वेसल्स, ठीक। अब नाम बड़े खतरनाक हैं, है ना, नाम चाहे ऊपर नीचे हो जाएं लेकिन लिखने में हम गलती नहीं करेंगे, ठीक। हेल्प्स इन स्टेरॉयड, लिपिड्स एंड पॉलीसेचराइड सिंथेसिस। किस चीज़ को सिंथेसिस मतलब होता है तोड़ना, स्टेरॉयड को तोड़ते हैं, लिपिड्स को तोड़ते हैं और पॉलीसेचराइड को तोड़ते हैं। सिंथेसाइज मतलब होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना या तोड़ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन को सिंथेसाइज, रफ क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। स्मूथ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो राइबोसोम्स क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे एब्सेंट। और यहाँ पे क्या होते हैं, रफ में राइबोसोम्स क्या होंगे, सरफेस में प्रेजेंट होंगे। हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। अब पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हो बायोजेनेसिस, ठीक, ये भी है इसका। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 3 करोगे तो आपके लिए
इनफ है। अगर आप 3 कर लोगे तो आपके लिए ये सही रहेंगे, 3 पॉइंट्स ईजी हैं, है ना, और 2 मिनट में हो जाएंगे। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इसका फंक्शन है, अब इट इज द ओनली ऑर्गेनेली विच सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट। क्या चीज है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ट्रांसपोर्ट का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। एक सिर्फ लौता यही एक चैनल है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अगर कोई चीज लेके यहां से वहां जानी है तो कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। गाड़ी यहां से उठाई, पहले तो कहां थी? साइटोप्लाज्म में, फिर दूसरी पोजीशन पे ले गए न्यूक्लियस पे, वहां से सामान उठाया और फिर साइटोप्लाज्म के पास ले गए। तो ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। अब इसका काम, दूसरा पॉइंट क्या करता है? It also function as a cytoplasmic framework to provide surface sum of the biochemical activities to form endoskeleton of cells. ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है, ये इसका फंक्शन है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस मतलब तोड़ना, किसको? फैट को, प्रोटीन को, स्टेरॉइड को और कोलेस्ट्रॉल को। सिंथेसाइज करता है, उसको तोड़ता है। कभी भी चीज को डाइजेस्ट करनी है, हमने सीधी खा ली तो उसको तोड़ने का काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, सिंथेसाइज का मतलब होता है तोड़ना। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। तो क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हम क्या करते हैं, रोज की रोज कितना डाइजेस्टिव फूड खाते हैं, वो बोल रहा हूँ, जंक फूड खाते हैं, है ना, तो वो क्या है? एक हिसाब से पॉइजन है ना हमारे लिए। तो पॉइजन क्या करता है? वही चीज को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और पॉइजनस बाय प्रोडक्ट। जो हम ड्रग यूज करते हैं, है ना, मतलब वो भी, और ड्रग जरूरी नहीं है कि हमने अगर सॉस यूज कर ली तो उसमें केमिकल नहीं होगा, क्या पता इन दी फॉर्म ऑफ ड्रग उसमें यूज हुआ हो। तो वो कौन बाहर निकालेगा? डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? हमारी बॉडी से बाहर कौन निकालेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने ड्रग कर लिया, कभी कभी हमने थोड़ी सी कंजम्पशन ली ड्रग की, कभी कभी ज्यादा ली, है ना, ड्रग इन दी फॉर्म हम मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, है ना, वहां पर मत जाओ, हम मेडिसिन को भी यूज कर सकते हैं। तो डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? ये तो है नहीं कि पूरी लाइफ में वो ड्रग हमारे अंदर रहेगा, नहीं, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे, उसको बाहर लेके जाएंगे। डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी से बाहर निकालना, तो वो कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब ये लास्ट वाला है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? अब हमने फूड खाया और वो फूड कोई ना कोई पैक भी करेगा। पैक का काम, पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक, अब ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी डायग्राम है, और इसका फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड स्क्रीशन ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसल्स। फूड को पैक करने का काम कौन करता है? हमारा गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। ये क्या करता है? लाइजोसोम्स को भी बनाएगा। एक तो फूड की पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसल्स। ठीक है, और क्या करता है ये? सिंपल सी बात है, पैकेजिंग ऑफ फूड, खाना बना दिया, पैकेज कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस। और ये फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम के लिए भी कौन जिम्मेदार है? गोल्जी अपरेटस जिम्मेदार है जी। आगे चलते हैं। इट हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस। अब गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? मेलानिन को तोड़ने का भी काम करता है। सिंथेसिस मतलब तोड़ना। मेलानिन को तोड़ने का काम कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस। मेलानिन को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये मेलानिन है, इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर कोई डिवाइड करता है तो वो कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करेगा। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। ये किसमें इन्वॉल्व होता है गोल्जी अपरेटस? सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल को करने के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो वहां पे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों बोलते हैं? ये इसकी डायग्राम है। इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, मैट्रिक्स, क्रिस्टाई, राइबोसोम्स। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम, 2 मिनट में बन जाएगा जब आप इसको बनाओगे तो। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। कहाँ एब्सेंट? ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल्स इन 1880 में। किसने डिस्कवर किया था? कॉलिकर ने। और कहाँ? इंसेक्ट के बीच में से ढूंढ के लेके आया था। ऐसे इंसेक्ट देखा, उसमें से खींच के लेके आया बाहर। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। इट इज अ डबल। अब देखो इसको पावर हाउस क्यों बोला मैंने, यहाँ आपको मैं समझाता हूँ। और माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट इज ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसका अपना डीएनए होगा और राइबोसोम्स होगा। ठीक, और ये बीच वाला है कि क्या है? स्पेसिफिक प्रोटीन, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टाई। ठीक है, कर लेंगे। सबसे पहले इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। ठीक, पावर हाउस। और एक चीज होती है मेरे पास ATP, अडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं? करेंसी
ऑफ द सेल, क्या बोलेंगे, करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये क्या होता है, ADP प्लस P इज इक्वल टू ATP, ये आ गया। और याद रखनी है ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने लिख तो दिया लेकिन हमें समझ नहीं आया। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। ATP मीन्स एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रखो, स्पेलिंग देख लेना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ए से एडिनोसिन ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, और इसे बोलते हैं एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अब क्या होगा, अब ट्राई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कभी भी कोई किसी चीज़ को जोड़ना हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये क्या करेगा, अब इस चीज़ को कौन जोड़ता है, इस चीज़ को जोड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, ADP प्लस P दोनों चलते हैं, चलते 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 माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु हमें दोनों को जोड़ दो। ठीक, जब ये जुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है इन दोनों को जोड़ने में। और आपको पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो ये क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे, प्रभु हम दोनों को क्या करो, जोड़ दो। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसके पास पावर हाउस है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, वो क्या करता है कि अपनी एनर्जी से इन दोनों को जोड़ देता है। फिर क्या होता है कि यही एनर्जी अब जुड़ गई, ये ATP कहाँ जाएगा, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जा रहा हूँ कहीं पे, अगर रनिंग कर रहा हूँ तो ये ATP वहाँ जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ब्रेक डाउन हो गया। जब भी ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज हुई। और हमें पता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली और वही एनर्जी जब टूट गया तो एनर्जी हमने यूज़ कर ली रनिंग में, दौड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, हर एक चीज़ में। और फिर से ये क्या हो गए, टूट गए। अब टूटने के बाद ये फिर अपने प्रभु के पास जाएंगे, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्योंकि इसके पास क्या है, भंडार पड़ा है एनर्जी का, क्योंकि इसे हम पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पावर का भंडार है इसके पास। फिर से जाएंगे, बोलेंगे प्रभु हमें फिर से जोड़ दो। और ये वाला प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, बता दिया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम भी आ गया। अगर ऊपर गलत लिखा हो तो यहां से चेक कर लीजिएगा। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फर्स्ट पॉइंट भी हो गया, सेकंड चलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं, कर्व साइकिल इन विच ATP प्रोड्यूस्ड। तो जहां पे ATP प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसको क्या बोलते हैं, कर्व साइकिल भी बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज कर्व साइकिल तो घबराना नहीं है, जो मैंने ऊपर यहां पे आपको बताया, दिस इज ए कर्व साइकिल। ठीक, घबराना नहीं है, क्या है ये, कर्व साइकिल है, याद रखनी है ये चीज। अब बात किसकी चल रही है, राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स, जब राइबोसोम्स की बात करेंगे, अब देखो ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्लैरिटी होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पेपर में आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको भूलना नहीं है, फंक्शन भी नहीं भूलने इसके। अब जब राइबोसोम्स की बात होगी तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और राइबोसोम्स के पास भी क्या होगा, कोडेड। अब न्यू DNA है। अब DNA क्या है, DNA के ऊपर जो कोड होगा जिससे हेरिडिटी करैक्टर हम में आता है, DNA कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू ए मैसेंजर RNA। ठीक है, तो जो भी हम बोल सकते हैं कि ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन कोडेड बाय द न्यूक्लियर DNA। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स के ऊपर कोड होगा वो DNA का, ठीक है, तो वो सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। DNA जितनी भी इंफॉर्मेशन कोडेड के फॉर्म में है वो राइबोसोम्स के ऊपर ही इनबिल्ट होगी, हम बोल सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये चीज़ आपने अच्छे से पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मेनली अगर मैं आपको ये चीज़ इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ है ना हमारी वो ये चीज़ है, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये चीज़ आपके लिए क्या होगी,
होमवर्क होगी, ये आप खुद से करोगे होमवर्क, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप 2 मिनट में अगर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट। और फंक्शन क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा और सिंथेसाइज प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लास्टिड, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक, डबल मेम्ब्रेन होगा और फाउंडली ओनली इन प्लांट्स। जब भी प्लास्टिड्स की बात होगी तो हम पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड्स। ठीक, बीइंग discoidal of rhombic in plant cells, they occur in variable shapes like algae, they can be U-shaped, spiral coiled, ribbon shaped etc। ये शेप दिखा रखे हैं इसके, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। अब ये क्या चीज़ है, प्लास्टिड्स 3 में डिवाइड कर दिए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भूलना नहीं है इसको। When I am talking about leucoplast, the primary function is storage of starch, oil and protein। क्या मेन इनका काम क्या है, स्टोर करना, किसको, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। ठीक, वाइट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट सच एज रूट, बल्बिन, सीड एटसेट्रा, दे कैन चेंज इनटू द अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। आएगा यहाँ पे टिक्स लिखा हुआ है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ है, सिंपल सी ये चीज़ अगर आप यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका चलेगा। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर द कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन, इट इम्पार्ट्स कलर्स टू इट फ्रूट्स एंड फ्लावर। जब भी किसी चीज़ को, अगर आपने देखा है एप्पल रेड कलर का होगा, ऑरेंज क्या होगा, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ग्रेप्स ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, तो वो कलर कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट देगा। फ्लावर रेड, येलो, ग्रीन, तो कौन देगा उनको कलर, क्रोमोप्लास्ट देगा। अब देखो ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होंगे, अगर आपको बोलोगे एनिमल में तो हमारा कलर सेम रहता है, हम में क्रोमोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होते, नहीं तो हम क्या होते, कोई येलो दिख रहा होता, कोई रेड दिख रहा होता, अगर हम में प्रेजेंट होते हैं ना, कोई पिंक दिख रहा होता, कोई ब्लैक दिख रहा होता, कोई, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में। अगर हम बात करें स्पेशली किसमें, फ्रूट एंड फ्लावर में। ठीक, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको फ्लावर दिखते हैं एंड फ्रूट दिखते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट मींस क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होगी, ग्रीन पिगमेंट जहां पे आपको दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा, वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। और मेनली इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। So these are found only in plant cells. It help in the process of photosynthesis. It is called the kitchen of cell in plant। क्या बोलते हैं, अगर kitchen of cell in plant की बात करें, नई चीज निकल के आ गई, अगर हम नहीं पढ़ते बुक में से नहीं पता चलता। तो हम अगर मैं बोल रहा हूं किचन ऑफ सेल इन प्लांट्स, दैट मीन्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ल्यूसोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये मेनली कहां पे यूज होगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब खाना बनाने के लिए। फोटो मीन्स सन, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग देयर ऑन फूड। अगर सिंथेसिस की बात करेंगे, सिंथेसिस क्या चीज होती है, ये क्या हो गया, फोटो। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स मेकिंग देयर ऑन फूड। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल इन प्लांट। किचन ऑफ सेल इन प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। किसको बोलते हैं, जो हमने 3 चीजें ऊपर पढ़ी। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग 2 पार्ट्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ये आपका क्या होगा, अब फंक्शन पढ़ते हैं इसके, जो चीज़ है फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा दूंगा। बाकी अगर ये वाला पार्ट आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप 2 मिनट में पढ़ लोगे। तो दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना, ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलेंगे। हमारे पास 2 रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होगा। जब भी ग्रेना की बात होगी तो आप बोलोगे लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना, कहाँ, ग्रेना में। अगर मैं स्ट्रोमा की बात करूंगा तो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो 2 रिएक्शन है। ठीक, अगर ग्रेना की बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन, एल से याद रखना, लाइट रिएक्शन। और जब मैं किसकी बात करूंगा, स्ट्रोमा की, दैट मीन्स कि किसकी बात चल रही है यहां पे, डार्क रिएक्शन की। याद रखनी है, ये बस यही फंक्शन है इसका, ग्रेना और स्ट्रोमा का यही फंक्शन है। अगर आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ना है तो क्लास 10th में आपको जब चैप्टर आएगा, आपको मैं वहां पे करवा दूंगा लाइट रिएक्शन एंड व्हाट इज डार्क रिएक्शन। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ग्रेना में लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या चीज़ है, यहाँ क्या होता है, वैक्यूल्स में हम क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी उसे बोलेंगे टोनोप्लास्ट।
ठीक है। तो इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। जब भी मैं बात करूंगा एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है नहीं, एब्सेंट है। एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट है, और प्लांट में क्या है, लार्ज वैक्यूल है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि एनिमल में अगर होंगे तो काफी स्मॉल होंगे, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट तो क्या होगा, वैक्यूल वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एनिमल। ठीक, तो क्या होता है कि ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल तो वैक्यूल जो है 90% कवर कर लेंगे किसको, इस वैक्यूल के सेल को। ठीक है, उसके बाद जब मैं फंक्शन की बात करूंगा, इट हेल्प्स मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। तो ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। कौन, वैक्यूल, प्रेशर को मेंटेन। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो सेल तो पिचक जाएंगे बेचारे, है ना, जैसे बैलून पिचकता है। तो उस चीज को मेंटेन कौन रखता है, ये चीज वैक्यूल मेंटेन करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि 90% ऑफ द वॉल्यूम किसने कवर करके रखा हुआ है, वैक्यूल ने। किसमें, प्लांट सेल में, एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करेंगे तो स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, तो क्या होगा, और होगा क्या कि फंक्शन लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है। हर एक सेल का क्या है, अपना अपना वो चीज है, लाइफ है ना, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नए सेल प्रोड्यूस होंगे, तो पुराने वाले कहां जाएंगे, पुराने वाले जाएंगे क्या, खुद वो खुद ही सुसाइड, खुद वो खुद ही मर जाएंगे, खुद वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। और वो कौन करेगा डिस्ट्रॉय, वो करेगा लाइसोसोम्स। ठीक, फंक्शन क्या था, मैंने अगर मैं बात करूंगा फंक्शन किसकी बात की मैंने, वैक्यूल्स की। तो फंक्शन क्या करेगा, अगर फंक्शन की बात करेंगे तो स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। कभी भी अगर बात करेंगे, सेल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालेगा। तो वो वेस्ट मटेरियल को कौन स्टोर करेगा, वैक्यूल स्टोर करेगा। यहां से याद रहेगा आपको, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा ऑफ द प्लांट। तो क्या चीज बोली मैंने, लिविंग सेल्स है। लिविंग सेल वेस्ट मटेरियल भी निकालेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो वो कहां जाएगा, कौन स्टोर करेगा उसको, वैक्यूल स्टोर करेगा। ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है। लाइसोसोम्स किसकी बात चल रही है, सुसाइडल बैग की, है ना। तो क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, क्योंकि सेल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग आइडेंटिटी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कभी ना कभी तो वो मरेगा। अगर कभी ना कभी वो मरेगा तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हर एक सेल की अपनी अपनी लाइफ है, एक वीक की भी है। तो उसके बाद वो कहां जाएगा सेल, तो लाइसोसोम्स क्या कर देगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद ही क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। जब भी उसका टाइम आता है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उसके अंदर बर्स्ट हो जाते हैं या फिर केमिकल छोड़ते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, खुद ब खुद ही उस सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब खा लेंगे खुद ब खुद ही डाइजेस्ट कर लेंगे। लाइसोसोम क्या करता है, खुद ही अपने सेल को खा के डाइजेस्ट कर लेता है, एक केमिकल छोड़ता है जिससे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक, सो दीज आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बिल्कुल, उसके पास क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो एंजाइम छोड़ेगा और वो खुद ब खुद ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम्स एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स। लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ठीक, इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट है तो वहां काम नहीं करेगा। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट सिंथेसिस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम्स मैंने पहले ही बता दिया था कि फॉर्मेशन होती है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। फंक्शन क्या होगा, देयर मेन फंक्शन इज फेजी। फेजी मतलब डाइजेशन, सुसाइडल बैग, सेल को डाइजेस्ट करना। ठीक, एंजाइम छोड़ेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और सेल खत्म हो जाएगा। देयर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्या होगा कि वेस्ट को बाहर निकालने का भी काम करता है। दे हेल्प इन डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल्स एंड सेल्स। जो बाहर से पार्टिकल्स आते हैं सेल के अंदर, उस चीज को क्या करता है ये, उस चीज को क्या करेगा, उस चीज को स्टोर करेगा, है ना, स्टोर करके रखेगा या फिर डाइजेस्ट कर लेगा फॉरेन मटेरियल्स को। सुसाइडल बैग ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज। लाइसोसोम्स बर्स्ट। लाइसोसोम क्या कर जाते हैं, जब भी आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म होता है, जब कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है सेल के अंदर, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने से क्या होगा, एक एंजाइम सक्रीट होगा। एंजाइम मतलब एक एंजाइम सक्रीट होगा साइटोप्लाज्म एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मैंने बता दिया पहले कि ये अपने सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक, अब क्या है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक, ये जब हमने इतनी चीजें पढ़ी तो आपको ये ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। डायग्राम ये यहाँ बना के रखी हुई है, तो डायग्राम आपने इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में आपको आएगी, आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या,
डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक है, इसको एक नई लेयर चाहिए, अलग से लेयर चाहिए, नेचर ने जो इसको प्रोवाइड करके दी हुई है। लेकिन एनिमल सेल में कोई नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव है, कहीं ना कहीं आराम से घूम सकता है, अपनी रखवाली खुद कर सकता है ना। यूजली डू नॉट कंटेन लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। क्या, तो यहाँ पे सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, यहाँ लिखा हुआ है कंटेन सिलिया एंड फ्लैगिला, ठीक है, यहाँ पे सिलिया होगा और फ्लैगिला होगा और यहाँ पे लाइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा। सेल्स आर शुगर एंड रिजिड और ज्योमेट्रिक शेप, सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल मैनी शेप्स। तो एनिमल में काफ़ी ज़्यादा शेप है, लेकिन यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक शेप होगी और रिजिड एक फिक्स्ड शेप होगी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है, ये स्टैटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्स आर मूव अराउंड, यहाँ पे सेल्स मूव नहीं करते, यहाँ पे सेल्स आराम से यहाँ वहाँ आराम से घूमते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लिमिटेड मूवमेंट हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसमें क्या है 90% कवर करके रखा हुआ है पूरे सेल को। लेकिन इसमें काफ़ी स्मॉल है, जहाँ तो है ही नहीं, काफ़ी स्मॉल होगा जहाँ फिर होगा ही नहीं। हैव लाइजोसोम्स, यहाँ पे लाइजोसोम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे लाइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेंगी। डिफरेंस काफ़ी इजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 2 मिनट में ये हो जाएगा। और ये आपका होमवर्क है। अगर सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो नई चीज़ें है ना, सेल कैसे डिवाइड होता है, अगर पुराना सेल अगर जा रहा है या फिर मर रहा है तो नया सेल कैसे जनरेट होगा, कौन सा प्रोसेस से जनरेट होगा, है ना, रिप्रोडक्शन कैसे होगी, नए सेल कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिटोसिस और मियोसिस। तो कैसे पता चलेगा मिटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है, सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स यहाँ क्या कर रहे हैं, ये सेल है तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो 2 नए सेल बन जाएंगे, उसे बोलेंगे मिटोसिस। और ये जो मियोसिस है ये आपका है होमवर्क, ये आप खुद करोगे, ठीक। तो अब हमने हर एक चीज़ कर ली, मैंने आपको डिफरेंस करवा दिया। यहाँ पे डायग्राम है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया। 2 मिनट में अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो डिफरेंस आप खुद से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए मैंने ये एक होमवर्क दे दिया, जो होमवर्क है वो आपने पढ़ के आना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, 5th 6th 7th और 8th हो जाएगा। बड़े ईजी क्वेश्चन है, ठीक। फिर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन करोगे, डिफाइंड सेल हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, बिल्कुल। और ये सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई, ठीक है। अब देखो, डिफाइन, क्रिस्टाई, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं कर पाओगे यार, आप आराम से कर पाओगे। वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टेट्स, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, ये सारे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एससीआर, ड्रॉ ए नीट एंड लेवल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया, आराम से। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स विद सूटेबल डायग्राम, बिल्कुल लास्ट में किया अभी। ये क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन ईजिली है, ये क्वेश्चन ईजी है, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मेरे को पता है। एटीपी, डीएनए, आरएनए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे, क्योंकि आजकल 20 to 25 आपको पता है एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो अगर आप ये कर लोगे तो आपके असर्शन रीजनिंग्स हैं, ये आप खुद करोगे, ठीक। तो अभी जो हमने चैप्टर किया काफ़ी लेंथी था, लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में आने आपको करवाई है। और आई होप ये आपको ये वाला चैप्टर की क्लैरिटी हुई होगी थोड़ी सी। बुक से करने का फ़ायदा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे आपको, और वो विल सी बच्चे तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, बाय।